स्टार्ट किया जाए थर्मोडायनेमिक्स। आज लेक्चर अपना कौन सा है? 5 है। वर्क की बात कर रहे थे हम लोग कल। देखो, अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना हो, सपोज एक प्रोसेस में जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो जीरो हो जाए। अगर आप वैक्यूम में, जो अपना सिस्टम है वो वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम में है, तो उस गैस का जो होगा वो क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन होगा। उस समय एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा जीरो। और जब भी एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तब आपको पता है डब्ल्यू का फॉर्मूला हमने क्या लगाया है? माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी या डीवी, यही तो लगाते हैं हम लोग। फ्री एक्सपेंशन की कंडीशन में गैस अगर फ्री एक्सपेंशन कर रही है तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वर्क डन क्या आता है? जीरो। क्लियर है बात? तो याद रखेंगे हम लोग कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, जिसकी वजह से वर्क डन हमारा जीरो आएगा। अब इस पे जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड वर्क when 1 mole of ideal gas in 10-liter container and 1 atm pressure is allowed to enter a vacuated bulb of capacity 100 लीटर। कोई आपकी गैस है 1 मोल आइडियल, 10 लीटर कंटेनर में है, 1 एटीएम उसका प्रेशर है। इसको हम लोग एक वैक्यूएटेड बल्ब में डाल रहे हैं जिसका वॉल्यूम है 100 लीटर। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर था, अभी फाइनल वॉल्यूम होने जा रहा है 100 लीटर। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? ऐसे बल्ब में डालना है जो वैक्यूएटेड है। तो वैक्यूएटेड का मतलब वैक्यूम क्रिएट है। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, इसकी वजह से वर्क आ जाएगा आपका जीरो। क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं कि यहां पे गैस का होगा फ्री एक्सपेंशन। बाहर कोई प्रेशर नहीं है, गैस आराम से फ्री एक्सपेंड करेगी। जब आप 100 लीटर के बल्ब में उसको डालोगे तो गैस आराम से ऊपर की तरफ ये पिस्टन जाएगा और ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है।
अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर to 5 liter against constant atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब प्रेशर आपका कितना हो गया 1 atm एक्सटर्नल। अब क्या हो जाएगा वर्क इस कंडीशन में, यहां पे तो प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल क्या नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो होता है, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क जीरो नहीं होता। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P एक्सटर्नल हो जाएगा 1 atm और डेल्टा V अगर देखो तो फाइनल 5 लीटर है, इनिशियल कितना था 1 लीटर, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, या ये 4 लीटर एटीएम। क्लियर है बात। और लीटर एटीएम का कन्वर्जन आपको जूल में बताया था, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये तो बात हो गई अपनी फ्री एक्सपेंशन की। अब देखो जो आपके आइडियल गैस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको गैसियस स्टेट का भी मान सकते हो आप क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी मान सकते हो। हाँ वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है इन्होंने और कोई कंडीशन दी नहीं है कि स्लो कर रहे हैं प्रोसेस को। ठीक, अब देखो ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ये कोई प्रोसेस दिया हुआ है साइक्लिक, देख पा रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस जैसे ही आपको दिखाई दे, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो डेल्टा यू तो होने वाला है 0। अगर ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। क्लॉक की डायरेक्शन में है तो वर्क डन निगेटिव। 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब वो देखते हैं इसमें काम आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है। प्रोसेस हो रहा है K से L, L से M, M से N पे जा रहा है। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड फ्रॉम K to L, L to M, M to N, गुड इवनिंग। K to L, L to M, M to N हो गया और N to K, ऐसे ही तो चल रहा है प्रोसेस। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैसे किस तरीके से दिए हुए हैं। ऑप्शंस आपके गिवन है, हीटिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। इस तरीके से 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं 4 स्टेप में। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे दिया हो, हीटिंग पहले प्रोसेस के लिए, फिर कूलिंग, फिर मान लो कूलिंग दिया हो, फिर हीटिंग दिया हो। इन्हीं को जंबल करके, इन्हीं 4 वर्ड्स को जंबल करके चारों ऑप्शन बनाए गए। तो हमें देखना है कि चारों प्रोसेस में गैस हीट हो रही है, कूल हो रही है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर को देखना है बेसिकली। तो हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस को, अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कैसे। इस प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन से अगर इसको देखना है, हाँ बोलिए।
हाँ, गैस इक्वेशन से देखेंगे हम लोग इसको। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं यहाँ पे। तो KL प्रोसेस को देखते हैं। KL प्रोसेस को अगर देखो तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, KL पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, देख रहे हैं, K से L तक, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। तो KL प्रोसेस में अगर हम गैस इक्वेशन लगाएं तो देखते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि गैस के मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट है, मतलब जो अमाउंट लिया गया है वो कांस्टेंट है। हाँ, यही ऑप्शंस बने हुए, हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग, किसी में 2 बार हीटिंग है, किसी में 1 बार कूलिंग है। इस तरीके से एक करके बता दूंगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले में हमने लगाया PV इज इक्वल टू nRT और देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। K से L में P कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये तो सब में ही कांस्टेंट है। R आपका गैस कांस्टेंट होता ही है, पता है आपको। तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो गई, P कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, इतने सारे कांस्टेंट हो गए। तो आप ऐसे कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनलिटी लगा दी सारे कांस्टेंट को हटा करके। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। इस प्रोसेस में वॉल्यूम में क्या हो रहा है, यहाँ V1 से V2 में जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके है बात। हाँ, अच्छा, ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले में क्या आया, हीटिंग आ गया। अब सेकंड वाले को देखें, ये फर्स्ट था, सेकंड है आपका LM। LM में देख लेते हैं। LM में अगर देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, एक बार ये है एक बार ये है, यहाँ पे इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे V कांस्टेंट हो गया, N आपको पता है कांस्टेंट है ही, R आपको पता है कांस्टेंट है। तो अगर PV इज इक्वल टू nRT में लगाओ तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको हटा देते हैं, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। अब अगर L से M में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, डाउन जा रहे हैं ना, प्रेशर डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डाउन होगा। तो ये कूलिंग हो गई, टेम्परेचर डाउन का मतलब कूलिंग। ऐसे ही M2N को गेस कर लीजिए क्या होगा। M2N जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि K2L क्या आया है आपका, हीटिंग आया। तो M2N हमें देख के ही पता चल गया सीधे सीधे कि M2N आपका होगा कूलिंग। और N2K बोलो अगर, तो N2K हीट हो जाएगा, क्योंकि इसका L2M का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ठीक। तो आंसर क्या आ गया अपना, हीटिंग, फिर सेकंड वाले में कूलिंग, फिर उसके बाद कूलिंग, फिर क्या आ गया, हीटिंग। ओके है। तो क्वेश्चन था एडवांस का, लेकिन कितना हल्का क्वेश्चन था, है ना।
किससे निकालना था हमको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। अब सेकेंड पार्ट में देखो इसमें क्या पूछा हुआ है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं पेयर, आपको बताना है प्रोसेस का पेयर बताना है आपको जो आइसोकोरिक हो। आइसोकोरिक, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आइसो का मतलब सेम, तो यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है जिसमें डेल्टा वी 0 हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो दो ही प्रोसेस है, देख पा रहे हैं कौन कौन सा पेयर है। वॉल्यूम एक इसमें कांस्टेंट है और एक इसमें कांस्टेंट है, एक L2M और एक N2K। L2M वाला प्रोसेस है और एक है N2K वाला, इन दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके है, सबको क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पार्ट पे मूव किया जाए। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपको बता दिया था, लेकिन जीरोथ लॉ नहीं बताया था। सुना है आपने इसके बारे में कुछ? एक टर्म होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना हीट ट्रांसफर रुक जाए, या हीट ट्रांसफर हो तो रहा हो पर आपको पता ना लगे कि किससे किस में हीट जा रही है। जैसे मान लो ये यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने वाटर रखा हुआ है, क्लोज कंटेनर है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा कंटेनर है, इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। ठीक, अब मान लो हम इन दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने। जब आप कंटेनर को कनेक्ट कर दोगे, ये A है ये B है, तो आप क्या देखते हो कि जहां पे आपका ज्यादा मतलब टेम्परेचर है वाटर का, वहां से हीट लो टेम्परेचर पे जाएगी, क्योंकि हीट कहाँ जाती है, हीट हाई टू लो जाती है। हाँ, हीट हाई टेम्परेचर से किधर की तरफ मूव करती है, लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ आती है, हाई टू लो जाता है हीट। तो 100 से 50 की तरफ जाएगा, और थोड़े टाइम बाद हम लोग ऐसा देखेंगे कि कोई टेम्परेचर ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, कोई इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे ये दोनों। अब जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तभी हीट ट्रांसफर होता है। तो टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तो आपको बाहर से जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हीट ट्रांसफर रुक गया है। ठीक है, और ये सिचुएशन जो होगी इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और क्योंकि टेम्परेचर इक्वल हुआ है तो इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात इतनी? अब देखो जीरोथ लॉ क्या कहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बोलता है जीरोथ लॉ। मान लो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है अपने पास A, दूसरा ऑब्जेक्ट है अपने पास B, और एक तीसरा ऑब्जेक्ट है C। हम बोलते हैं कि A C के थर्मल इक्विलिब्रियम में, A and C are in thermal equilibrium with each other। ठीक, और ये जो B और C है ये भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में। B and C are in thermal equilibrium with each other। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ कहता है कि अगर
कोई एक ऐसी बॉडी है जो किसी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और दूसरी कोई और बॉडी है जो इसी तीसरी बॉडी के, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, तो जीरोथ लॉ कहता है कि 1 अगर 3 के थर्मल इक्विलिब्रियम में और 2 भी अगर 3 के थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली 1 और 2 भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ क्या हो जाएगा, A and B are definitely in thermal equilibrium। बात क्लियर हुई? ठीक है, टेम्परेचर के टर्म्स में समझो तो टेम्परेचर के टर्म्स में समझ लो, और अगर मनी के टर्म्स में समझो, ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, इनके पास अगर 5 lakhs हैं, इनके पास भी 5 lakhs हैं। पहले ये बताया गया कि इनके पास 5 लाख है और ये जो सी है इसके पास 5 लाख है, तो ये इन दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस एक हो गया। अब बताया गया इसके पास भी 5 लाख है और इसके पास भी 5 लाख है, तो इन दोनों का भी इकोनॉमिक स्टेटस सेम हो गया। अब जब ये थर्ड वाले के इकोनॉमिक स्टेटस सेम पे है, ये भी थर्ड वाले के इकोनॉमिक स्टेटस सेम पे है, तो 5 लाख का इनका भी तो इकोनॉमिक स्टेटस सेम होगा। क्लियर हो गई बात? तो जीरोथ लॉ कहता है कि अगर टू बॉडीज किसी थर्ड बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों बॉडीज भी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ओके है बात? if two bodies are in thermal equilibrium with another third body, then these two bodies are definitely in thermal equilibrium with each other। ठीक है, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, जानना चाहिए हमको, पता होना चाहिए। अब देखो, जो वर्क है उसको हमने बोला कि वर्क है आपका पाथ फंक्शन। ये वाली, ठीक है। जो वर्क है वो क्या है? पाथ फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सिस्टम में ऐसा देखो कि उसको वर्क को हम करें कई स्टेप्स में, वर्क अगर हम करते हैं 1 स्टेप में या उसी काम को हम कई स्टेप्स में करते हैं, ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जो वर्क का मैग्नीट्यूड आता है ना वो सेम आता है। आप सिंगल स्टेप में कर दीजिए उसको या मल्टीपल स्टेप में करिए, वर्क का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कहने का मतलब क्या? देखो एक क्वेश्चन देखो इस पर। कोई गैस है आइडियल 1 मोल, आइसोथर्मली इसको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है।
10 ATM प्रेशर है और आपका 10 लीटर वॉल्यूम है। इनिशियली, और ये कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट किया गया इसको आइसोथर्मली, 2 ATM प्रेशर और 50 लीटर इसका वॉल्यूम कर दिया गया। प्रेशर को डाउन कर दिया गया और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया गया। देख पा रहे हैं? ये उसी गैस के लिए सिंगल स्टेप मान लीजिए, ये सिंगल स्टेप में ऐसा काम किया जा रहा है। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ये 10 ATM और 10 लीटर गैस को, उसी गैस को लेकर के हम पहले उसका प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं। अप्रॉक्सी ये 5 ATM प्रेशर कर दिया हमने और वॉल्यूम सपोज कर दिया 20 लीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि इसका फिर से ले जाते हैं इसको 2 ATM पे और 50 लीटर पे। तो अगर देखो आप, तो फाइनली हमने प्रोसेस क्या किया तो यही 10 ATM 10 लीटर गैस को 2 ATM 50 लीटर गैस में लाए, लेकिन एक बार सिंगल स्टेप में ला रहे हो और एक बार आप 2 स्टेप में ला रहे हो। पहले आपने 10-10 से ये अमाउंट को 20 लीटर किया और इसको 5 ATM किया, और फिर उसके बाद इसको 2 ATM और इसको 50 लीटर पे ले गए। मतलब फर्स्ट स्टेप ये लिया हमने और सेकेंड स्टेप ये लिया। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब किसी भी गैस का अगर प्रेशर, वॉल्यूम या उसके पैरामीटर्स हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं कि उसी काम को, उसी चेंज को हम सिंगल स्टेप में करें या 1 2 3 4 कितने भी मल्टीपल स्टेप में करें, तो ऐसा देखा गया, ऐसा कैलकुलेट किया गया कि वर्क जो है वो इक्वल आता है, चाहे आप सिंगल में करो या मल्टीपल में करो। सिंगल में वर्क निकालो और मल्टीपल में सारे वर्क को निकाल करके, जैसे यहाँ पे 2 हैं, दोनों को वर्क निकाल कर अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस हटा दो, तो आपका वो क्या होगा, सेम आएगा। क्लियर है बात इतनी? कहाँ पे ये अनइक्वलिटी क्यों लगा रखा है मैंने? नहीं अनइक्वलिटी, अब चलो देख लेते हैं। क्या किया हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, निकाल के देख लेते हैं इसको। वर्क है, हाँ निकाल के देख लेते हैं। वर्क निकालते हैं आइसोथर्मल में, क्या फॉर्मूला लगाया हमने, यही लगाते हैं। V2/V1 यही था ना। अब हमारे पास प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर को कैसे यूज कर सकते हैं हम, प्रेशर है मतलब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, कैसे ले सकते हैं, nRT, हाँ नहीं वर्क निकालना अच्छा चलो इसको वर्क के उस तरीके से निकालते हैं, टेम्परेचर नहीं है तो भी। 2.303 nRT रखो इसको, लॉग, यहाँ पे वॉल्यूम कितना किया हमने पहले केस में, पहले सिंगल स्टेप में निकाल रहे हैं। V2 50 लीटर कर दिया, यहाँ पे कितना था 10 लीटर, यही था ना। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, log 5 आ जाएगा।
ये सिंगल स्टेप है। अब इसको 2 स्टेप में ब्रेक करके निकाल लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ये तो सेम टू सेम रहेगा। अब आपने क्या किया, इसमें वॉल्यूम में चेंज जो आधा किया, यहाँ पे 10 लीटर था, अब यहाँ पे वॉल्यूम हमने कितना कर दिया, 20 लीटर। log 2 आ जाएगा, और W2 निकालोगे तो क्या आएगा दूसरे स्टेप में, हाँ दूसरे में क्या दिया इन्होंने, 50 कर रहे हैं 20 से ना, थ्री कहाँ से आएगा, 2.5 आएगा ना। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, ये 5 आएगा क्या, 5 थोड़ी आएगा, डिफरेंस आएगा ना। log 5 की वैल्यू मालूम है, log 2 की तो पता है, 0.3010 होती है ना log 2 की। log 2.5 की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे, तो हमें करना पड़ेगा क्या पता है, log इसको 2.5 ना करके इसी में रखो 5/2, log 5 माइनस log 2, ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सॉल्व करके देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे log 5 है। गूगल बाबा से वैल्यू निकालो जल्दी से, 5 की 2 की, अच्छा 5 की निकालो, 2 की तो पता ही अपने को। फाइव की कितनी है, 8-9, ये है ना। और यहाँ पे अगर रखते हो आप ये 0.6989 रख दो, और यहाँ पे रख दो 0.3010, तो माइनस कर लो, कितना आ रहा है 0.3010, दिस इज 9, दिस इज 7, और ये कितना आ गया 9 and 3, है ना, ठीक है 3979, ये आ गया आपका 3979, और इसको ऐडअप करो इसमें, तो यही सेम वैल्यू आएगी ना, देख पा रहे हो, इतना ही तो हमने माइनस किया यहाँ पे। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा, ठीक है सेम आ गया, हाँ जी। सेकेंड पार्ट क्या मतलब, ये कैलकुलेशन नहीं समझ आया या क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ आया। अच्छा देखो कर क्या रहे हैं, कोई गैस है हमारे पास, गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं चीज़ों की बात की जाती है। इसके ये जो पैरामीटर हैं प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया आइसोथर्मल, और प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करना, ठीक है। एक बार ऐसा किया कि प्रेशर और वॉल्यूम को हमने इस तरीके से चेंज किया कि 10 ATM प्रेशर और 10 लीटर गैस थी, इसको हमने 2 ATM और 50 लीटर में कन्वर्ट कर दिया पहले बार में, एक बार में एक प्रोसेस ऐसा कर रहे हैं। 10 ATM प्रेशर, 10 लीटर गैस, इसको हमने कन्वर्ट किया, इसके प्रेशर और वॉल्यूम को हमने चेंज किया, 2 ATM प्रेशर और
50 लीटर गैस में कन्वर्ट किया। ये एक प्रोसेस में किया, सिंगल स्टेप में किया हमने, ठीक है। मतलब इसके पैरामीटर में इतना चेंज हम लाए एक स्टेप में। और दूसरी बार में हमने क्या किया, 2 स्टेप में प्रोसेस को कर लिया। इनिशियल फाइनल तो यही रहा, एक बीच में एक और स्टेप ले आए, पहले चेंज करके किसी स्टेप पे ले गए, फिर दूसरे स्टेप पे इसी पे ले गए, सेम पे। तो ये जो बीच वाला स्टेप है उसमें क्या किया हमने, 20 लीटर कर लिया, और यहाँ पे 20 लीटर कर लिया, और 5 ATM। देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या किया इन्होंने, पहले 10 ATM से 10 लीटर, ये इनका था प्रेशर और वॉल्यूम, इसको प्रेशर को इन्होंने डाउन किया 2 ATM तक, वॉल्यूम को इन्होंने, एक चीज बढ़ेगी, आइसोथर्मल में ये होता है ना बॉयल्स लॉ में, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे बॉयल्स लॉ लगता है। तो एक बार इसी काम को इन्होंने एक ही स्टेप में कर दिया, 10 ATM 10 लीटर से 2 ATM 50 लीटर कर दिया। एक बार क्या किया, मल्टीपल स्टेप में, 2 स्टेप में किया। एक स्टेप ये है आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बोल सकते हो। पहले स्टेप में इन्होंने प्रेशर को लेकर के आए 5 ATM तक, पहले प्रेशर को हाफ किया, वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में अब क्या किया इन्होंने, प्रेशर को 5 ATM से 2 ATM पे ले आए, और वॉल्यूम को 20 लीटर से 50 लीटर पे ले आए। तो ओवरऑल में अगर देखो तो सेकंड प्रोसेस में भी काम वही किया गया, चेंज वहां से यहाँ तक ही लाया गया है। इसको 2 स्टेप में किया है और इसको एक ही स्टेप में किया है। अब हम देखना चाह रहे थे कि सिंगल स्टेप में जो वर्क होता है और वही अगर चेंजेस हम लाते हैं सेम टू सेम चेंजेस के लिए, अगर मल्टीपल स्टेप में करते हैं तो वर्क क्या आता है। तो ऐसा हमने देखा कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वर्क का सेम आ रहा है। क्लियर हुई बात। अब देखो ये प्रोसेस है, ये क्वेश्चन है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है आपको, और इस साइक्लिक प्रोसेस में आपने निकालना है कैलकुलेट वर्क डन इन प्रोसेस BC फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इफ टोटल हीट रिलीज्ड बाय द गैस इन होल प्रोसेस इज 600 कैलोरी। ये जो प्रोसेस हो रहा है B to C, इसमें आपको वर्क डन निकालना है। गैस के मोल्स 1 दिए हुए हैं आपको, और हीट रिलीज जो हो रही है वो दे रहे हैं पूरे प्रोसेस के लिए 600 कैलोरी। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्लियर है। किया जाए। हीट रिलीज्ड पूरे प्रोसेस में दिया हुआ है आपको 600 कैलोरी दिया था ना, जो भी दी हुई जो वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता। हीट रिलीज ये दिया हुआ है, पूरे प्रोसेस में दिया हुआ है। और BC प्रोसेस में वर्क डन आपसे पूछा गया है, WBC, ठीक। प्रोसेस हमें साइक्लिक दिखाई दे रहा है, क्लोज कर्व है, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं ना। तो अगर साइक्लिक कर्व है तो साइक्लिक कर्व, साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान में आनी चाहिए कि डेल्टा U क्या होगा, 0।
और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये अगर जीरो है तो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्यू की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, देखो हीट रिलीज हो रही है, हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है, अपने अंदर से बाहर की तरफ दे रहा है, मतलब सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो टर्म है 600 कैलोरी वो होगा हीट लॉस्ट बाय सिस्टम। तो लॉस्ट हो रही है अगर तो माइनस में लिया जाता है उसको, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, -600 कैलोरी आएगी Q की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन देखें तो वर्क डन क्या आ जाएगा पूरे प्रोसेस में, माइनस और Q की वैल्यू क्या दी हुई है, -600 दिया है, तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये तो आ गया पूरे प्रोसेस का वर्क, होल प्रोसेस का। हमें चाहिए B to C का वर्क। तो B to C का वर्क अगर हमें निकालना है तो आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो वर्क सेम रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, B से C, C से A से B, नहीं, प्रोसेस ऐसे चल रहा है, B to A to C और C से A, C से B। इस प्रोसेस में टोटल वर्क इन सिंगल स्टेप इज इक्वल टू वर्क इन B to A to C, और क्या हो गया थर्ड प्रोसेस C to B, BC प्रोसेस में ये इक्वल हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेट यहाँ पे 600 कर लिया है कि टोटल वर्क कितना है। अब देखते हैं B to A में क्या वर्क होगा। अगर B to A प्रोसेस को देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम। तो B to A प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, सब लोग देख पा रहे हैं। तो B to A में अगर हम देखें तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, इसका मतलब डेल्टा V 0 हो गया, तो वर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहीं पे भी अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो वर्क आपका 0 आ जाता है। क्लियर। अब हमें निकालना है प्रोसेस A to C में। अगर A to C में हमें चाहिए वर्क, तो A to C में अगर ये PV कर्व होता, कैसा कर्व होता, PV, यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे वॉल्यूम होता, तो हम सीधे सीधे एरिया अंडर कर्व निकाल लेते, ये पूरा ये वाला एरिया, ये हो जाता है इसका वर्क। क्योंकि जब PV कर्व होता है तो आपको बताया है कोई भी लाइन दी हुई है उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है उसमें वो होता है वर्क। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहानी यहाँ पे क्या फंसा रखी है, इन्होंने कहानी फंसा रखी है कि यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ, प्रेशर वॉल्यूम कर्व नहीं दिया है। तो कैसे सोच सकते हैं इसको, PV इज इक्वल टू nRT लगा के अगर प्रेशर निकालना हो इस पॉइंट का इस पॉइंट का, तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। इन पॉइंट्स के अगर हमें प्रेशर निकालने हो, हमें टेम्परेचर पता है,
कोई आइडिया? भी चार्ल्स लॉ की हेल्प से वीटी कर्व है। तो पीबी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर नहीं निकाल सकते हो क्या, अगर ए पॉइंट की बात करो? एक सेकेंड, ये V वर्सेस T कर्व है ना, V वर्सेस T कर्व है। और कैसा कर्व देख रहे हो आप? स्ट्रेट लाइन देख रहे हो? और चार्ल्स लॉ अगर हम लगाएं तो चार्ल्स लॉ में हम क्या लगाते हैं? चार्ल्स लॉ में आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो चार्ल्स लॉ में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V वर्सेस V जो होता है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही तो कहते हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे T ले रहे हो और यहाँ पे V ले रहे हो तो भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, इसको अगर चेंज भी करते हो तो। बात बराबर है? डिफरेंस क्या आएगा? नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ, वो डिफरेंस नहीं कह रही। जैसे हम कहीं पे V वर्सेस T का ग्राफ खींचते हैं, मतलब V को y एक्सिस पे, T को x एक्सिस पे, और कहीं पे T को y पे और इसको x एक्सिस पे ले लिया हमने प्रेशर कांस्टेंट करते हुए, तो इसके कर्व में डिफरेंस क्या आएगा? ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। अरे कर्व के स्लोप में डिफरेंस आएगा, स्लोप एक दूसरे के रिवर्स होंगे, इनवर्स होंगे। समझ रहे हो? प्रोपोगेट सेम तरीके से कर रहा है। देखो, जैसे मान लो ये V और T का कर्व है, ठीक है, V और T का कर्व है। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर पावर सेम है, V पे भी 1 पावर है और T पे भी, तो स्लोप सेम ही आना चाहिए ना, ये कह रहे हो? चलो निकालते हैं हम लोग। ये तो मैंने पढ़ा है, अगर इसको चेंज करते हैं, ये मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इसको चेंज करो तो स्लोप जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है। मान लो इसका, हाँ, इसके टेन थीटा की वैल्यू मान लो सपोज 4 आ रही है, तो इसके टेन थीटा की वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू आएगी टेन थीटा की 1/4। हाँ हाँ। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे। हमें निकालना है वर्क इस लाइन में, इस पे। तो इस पे अगर हमें, इस पे तो वर्क 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, बीसी में हमें पता लग गया। अगर एसी में हमें पता लग जाए तो इसमें बी और सी में हमारा वर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें टोटल वर्क हमें पता है। अगर हम देखें तो ये टोटल हमको पता है, और ये बी टू ए वाला जो वर्क था ये 0 हो गया। ए टू सी वाला वर्क अगर हम कहीं से फाइंड आउट कर लें तो डब्ल्यू सी बी वाला वर्क हमारे पास आ जाएगा। क्या कहते हो? यही पूछा गया।
WCB वाला वर्क अगर हमें निकालना है तो 600 माइनस WAC वाला वर्क हो जाएगा। अब A to C का वर्क हमारे लिए कैलकुलेट करना टास्क है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व दिया है। तो अब अगर ऐसा कर्व दिया है तो वॉल्यूम तो हम चेंज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में दिया होगा जरूर। मैं कुछ ले लेती हूँ यूनिट, मान लो ये 1 लीटर ले लिया हमने सपोज, और इसको हम ले लेते हैं सपोज 2 लीटर, ठीक है, या 4 लीटर। हाँ, कैसे? हाँ, तो ये एरिया, सुनो, एरिया अंडर कर्व जो होता है ना वर्क, एरिया अंडर कर्व जो वर्क लेते हैं वो लेते हैं पीवी कर्व के लिए, नॉट फॉर टीवी कर्व। समझ रहे हो? हाँ, पी तो कांस्टेंट हो जाएगा, पर पी की वैल्यू तो निकालोगे ना, कैसे निकालें? देखो, इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, तो टेम्परेचर यहाँ पे देखो 300 है और इस पे क्या हो गया, 400 हो गया टेम्परेचर। देख पा रहे हो? इस पॉइंट पे ए पे T1 मान लो, इस पे T2 मान लो, तो यहाँ पे ए पे आपका 300 केल्विन है और T2 आपका सी पे आपका हो गया 400 केल्विन। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, इसको यूज करते हैं, इससे प्रेशर निकालते हैं। ए पे आपका टेम्परेचर है कितना, 300 केल्विन, और सी पे आपका, इसी में हमें वर्क निकालना है, सी पे टेम्परेचर है 400 केल्विन। अब फॉर्मूला तुम्हें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है, स्ट्रेट लाइन का कर्व है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा ना, तो यहां से PV इज इक्वल टू nRT अगर लगाओगे, सपोज क्वेश्चन में n दिया हुआ है 1 मोल, अभी इसके डेटा भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, अगर गैस 1 मोल है मान लेते हैं सपोज, तो प्रेशर अगर निकालना है तो एक टेम्परेचर पता है तो भी निकल जाएगा ना, क्या कहते हो? प्रेशर तो निकल आएगा। कैलोरी में अगर R रखो तो 2 आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, क्या कह रहे हो? निकाल लेते हैं ना दोनों में, यहाँ पे पहले ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, देख पा रहे हो? ए पे वॉल्यूम 1 लीटर है मान लो, ठीक है, तो प्रेशर कितना आ गया अपना, 600 यूनिट आ गई, जो भी यूनिट ले लो, अगर इसको 8.314 ले लो तो ये MKS में आ जाएगा, 600 जूल आ गया सपोज, नॉट जूल, ये 600 आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके, यही लगा करके, n है आपका 1 मोल, ये है 8.314 और टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है
3 लीटर मान लिया हमने। एक तो डेटा पूरे ले लेने चाहिए थे, मैंने डेटा नहीं लिया ढंग से, है ना। तो अब प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा आपका, यहाँ 600 मैंने क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, हाँ वही तो, ये वैल्यू नहीं होगी ना, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, हाँ जो भी आए। ये आएगी, और यहाँ पे आ गई 8.314, 400/3। तो ये अप्रॉक्सी अगर देखो तो प्रेशर चेंज दिखाई दे रहा है हमें, ए का कितना, अच्छा, और इसका निकालो, इसका कितना आएगा, ये अच्छा, तो प्रेशर तो चेंज हो रहा है, तो पी डेल्टा भी कैसे लगाएंगे, हाँ हाँ वही तो, प्रेशर चेंज हो रहा है। चलो इसको किसी और तरीके से सोचते हैं, कल इसको थोड़ा सा मैं सोच के फिर बताती हूँ, है ना। इसमें हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, टीवी कर्व है तो अपन कुछ और लगाएंगे इसमें, प्रेशर कांस्टेंट है नहीं, पी डेल्टा भी प्रेशर के लिए लगा सकते हो, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है ना, सारी चीजें। देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, इसमें दिमाग नहीं चल रहा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो वर्क के कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए सीपी सीवी की, कल हम लोगों ने बात की थी, एक रिलेशन है, इसको याद रखना है हमें, कि अगर आपको डेल्टा यू निकालना है किसी सिस्टम का और आपके पास सीवी है, तो आप निकाल सकते हो एन सीवी डेल्टा टी से। और अगर आपको निकालना है डेल्टा एच, तो आप निकाल सकते हो एन सीपी डेल्टा टी से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये एच कहां से टर्म आया, सीपी सीवी ये चीजें तो आप समझ रहे हो, एच कहां से आया, इसको बोलते हैं हम लोग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, या एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो होता है डेल्टा एच, इसको बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं एच क्या होता क्या है, एच कहाँ से आया एकदम से टर्म।
हम लोग बात कर रहे हैं एंथैल्पी, एच को बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी होता है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। इसको बोला जाता है एंथैल्पी, एच से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन करना टफ होता है। इसलिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं हमेशा वो चेंज यूज करते हैं। मतलब हम क्वेश्चंस में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना इजी है, तो उसको हम चेंज को कैलकुलेट करते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसमें हम चेंज निकाल लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, एंथैल्पी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेशन टफ होता है। लेकिन अगर हम निकालना चाहें डेल्टा एच, तो ये कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। और डेल्टा एच अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी बात बन जाती है और हम बहुत सारे प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं। किस बेसिस पे और कैसे इसको हम लोग स्टडी करते हैं उसकी बात करते हैं कि डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। डेल्टा एच की अगर बात करो, या पहले एच की अगर बात करो, तो एच होता है U प्लस PV। अगर किसी सिस्टम की हमको एंथैल्पी बतानी है तो एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं H इज इक्वल टू U, मतलब इंटरनल एनर्जी, ये हो गया प्रेशर, और ये हो गया वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन, और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अगर आपके पास है तो उन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको एंथैल्पी आ जाएगी सिस्टम की, ठीक है। लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला हमने बनाया है और चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हमने चेंज में कन्वर्ट किया है, तो ये हो जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और इसको अगर ये चीजें बहुत स्मॉल चेंज हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी या डी वी, अगर ये चेंज बहुत छोटा। अब ये जो P डेल्टा V है, एक तो आप एंथैल्पी का फॉर्मूला ये यूज करोगे, दूसरा एंथैल्पी का फॉर्मूला हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। मतलब हमने P डेल्टा V की जगह क्या यूज कर दिया, डेल्टा NGRT। अब आप बोलेंगे R और T तो हमें समझ में आ रहा है कि R है भाई गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर इन केल्विन। लेकिन ये डेल्टा Ng क्या आ गया, ये देखो, ये डेल्टा Ng टर्म कैसे निकालेंगे हम। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमें डेल्टा Ng कैलकुलेट करना है, तो ये डेल्टा Ng होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या आप ऐसे लिख सकते हो टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आपको गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करना है।
और आपके पास ये टर्म आ जाएगा डेल्टा एन जी। अब इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। सबको वॉइस वगैरह क्लियर है? जैसे मान लो हम कोई रिएक्शन लेते हैं, सपोज ये लिक्विड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जा रहा है, ऑक्सीजन गैस है, ये CO2 गैस बनाता है और वाटर बनाता है लिक्विड में। ठीक, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको। अब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे? आप प्रोडक्ट में जो भी गैसेस हैं उनके मोल्स को कैलकुलेट कर लीजिए और रिएक्टेंट में जो भी गैसेस हैं उनके मोल्स को देख लीजिए। और रिएक्शन में ये देखना होता है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। इस रिएक्शन को अगर देखो तो बैलेंस है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। 7 आपके कार्बन है, यहाँ पे भी देखो 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 16 है, यहाँ पे देखो 8 H2O, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में भी 16 है। 11 2 जा 22 ऑक्सीजन होने चाहिए, यहाँ पे 7 2 जा 14 एंड 14 प्लस 8 ऑक्सीजन कितने हो गए? 22। क्लियर है बात? तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, पहले ये देखेंगे। अगर नहीं है बैलेंस तो पहले बैलेंस करेंगे। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स। तो ये तो लिक्विड है तो इसको छोड़ दो, जो लिक्विड है उसको छोड़ना पड़ेगा हमें। जो गैसियस है, जैसे मान लो यहाँ पे CO2 बन रहा है, आप किसी रिएक्शन में मान लो CO2 भी बन रहा होता, CO भी बन रहा होता, और भी गैसियस होते प्रोडक्ट, तो सबके मोल्स को जोड़ते, इसको ऐड करना पड़ेगा हमको इस नंबर को। तो ये प्रोडक्ट है जो गैसियस है और ये रिएक्टेंट है जो गैसियस है। तो ये कैसे निकालेंगे हम डेल्टा एन जी? यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स 7 और रिएक्टेंट के मोल्स कितने आ गए? 11। तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा आपका? क्लियर है बात इतनी? -4 आ गया। अब किसी भी रिएक्शन के लिए कुछ भी आ सकता है, जैसे मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। ऐसे मान लो ये बन रहा है CaCO3, ये ब्रेक होता है CaO और CO2 में। अब ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। केवल गैसियस लेंगे इसमें। गैसियस क्यों ले रहे हैं? अच्छा सोचो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है। हम डील कर रहे हैं गैसेस के साथ, सॉलिड और लिक्विड के साथ डील नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जो ये लॉज की बात की जाती है, जितने भी लॉज हमने गैसियस स्टेट में पढ़े हैं वो किसके लिए है? गैस के लिए। लिक्विड और सॉलिड के लिए वो लॉज अप्लाइड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एन जी जो निकालते हैं हम, वो किसके लिए निकालते हैं? केवल गैस के लिए। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में तो कोई गैस है नहीं, प्रोडक्ट में केवल ये गैस है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा एन जी? NP प्रोडक्ट, NR रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट में अगर देखो बैलेंस रिएक्शन तो है ही है, यहाँ पे 1 है CO2, और रिएक्टेंट में तो कोई है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है बात? देखो डेल्टा एन जी के कैलकुलेशन के लिए क्या देखना है हमको? रिएक्शन पहले देखो बैलेंस है कि नहीं है, जो भी दिया हुआ है हमें। फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट में गैस हैं उनके मोल्स पे ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट में, तो गैस केवल ये था और इसके मोल्स कितने थे? 7। ये तो लिक्विड है, L लिखा हुआ है, ये भी लिक्विड है। अगर सॉलिड होता तो भी नहीं कैलकुलेट करते उसको। यहाँ पे रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स देख लो, यहाँ पे 11 है। तो प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के करने हैं तो 7 - 11 हो गया -4। यहाँ वाले केस में केवल गैसियस एक ही प्रोडक्ट था CO2, तो CO2 प्रोडक्ट है, 1 इसका मोल है, तो 1 - 0, इधर तो कोई है ही नहीं, तो 1 - 0 यहाँ पे डेल्टा एन जी 1 आ गया।
कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे डेल्टा एन जी ज़ीरो आ जाए। देखो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाले में तो ये निगेटिव वैल्यू आई थी, ये देखो क्या आया, पॉजिटिव आया है। और अगर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेम मोल्स हो तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कोई एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, बताओ। देखो जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, अगर ये सब गैसियस है, बैलेंस रिएक्शन है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे जहाँ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब डेल्टा एन जी निकालना है आपको। तो एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 गैसियस, और रिएक्टेंट के देखो 1 इसका 1 इसका। रिएक्टेंट जो भी होंगे गैसियस उनको ऐड करना पड़ेगा, 0 आ गया। क्लियर है बात? अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी इस पे एक सवाल है, तो लगे हाथ सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा। $1150 किलो कैलोरी हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड जैसे ही वर्ड आया आपको पता चलना चाहिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, when this reaction is carried out at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन वही है, सब लोग क्लास में बने हुए हैं। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है। देखो अभी आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज क्या होता है। कभी भी बोला जाए हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाए तो इसका मतलब आपको डेल्टा एच निकालना है, और अगर आपको बोला जाए हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो आपको डेल्टा यू निकालना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो लगाते हैं, ठीक है। प्रोसेस आइसोथर्मल है। देखिए प्रोसेस में कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर अगर नहीं चेंज हो रहा है, केवल 27 रहता है, कांस्टेंट है, तो प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल। और आपको पता है आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। और डेल्टा यू का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया मैंने थोड़े टाइम पहले, अभी तुरंत आपको याद नहीं होगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन कुछ भी हो, सी वी कुछ भी हो, अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो पूरी ये वैल्यू 0।
यहाँ तक बात ओके है। डेल्टा यू आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको देखना है डेल्टा एच। ये 0 हो गया। डेल्टा एन जी आर टी निकालना आपको। तो ये 0 टर्म है और डेल्टा एन जी, इसके लिए हमने क्या निकाला था? 7 माइनस 11, यही तो निकाला था, -4। लगा के देख लें। आर की वैल्यू आंसर किलो कैलोरी में दिया है तो आर की वैल्यू कैलोरी में ले लेते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ना, केल्विन में कन्वर्ट कर ले। 273 प्लस कर दो 27 में तो 300 आ जाएगा। आंसर देखो कितना आ रहा है, ये 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? क्लियर है बात? एक सेकेंड। आर तो कैलोरी की वजह से 2 ले लिया, कैलोरी में यूज कर लिया। देखो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो एक मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे। क्या करी है? बड़ी मिस्टेक। हमने देखा एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोसेस हो रहा है, तो हमने सोचा कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है प्रोसेस, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछी गई है ना। तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा कि प्रेशर भी कांस्टेंट कर दो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दो। समझ गए? तो क्वेश्चन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कंटेंट पूछा गया है हमसे, तो इसका मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं। हाँ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम लोग डेल्टा यू ये नहीं ले सकते 0। ठीक है, तो डेल्टा यू के लिए हम ये टर्म यूज नहीं कर सकते 0। अब हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? हमको यहां पे यूज करना पड़ेगा जो हीट रिलीज हो रही है, उस हीट रिलीज को यूज करना पड़ेगा डेल्टा यू की जगह। कैसे? और ये वैल्यू अपनी वही रहेगी। और अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यू क्या आ जाएगी? अब वैल्यू निकालो। ये कैलोरी में आ रहा है हमारा। ये जो वैल्यू थी वो कैलोरी में थी। इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। हाँ, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करें ना। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किलो कैलोरी में कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू किलो कैलोरी में। अब कितनी आ जाएगी वैल्यू देख लो। यहाँ पे आ जाएगा 2.4 आ जाएगा क्या? अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 ऐड किया ना। ठीक है, अब
इसमें ये जो डेल्टा एच का ये जो फॉर्मूला आया हुआ है ना, इसके लिए डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ, अपने कोई काम का नहीं डेरिवेशन। तो बस किस टर्म को कैसे यूज करना है, किस फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है, ये हमें पता होना चाहिए जरूर। तो अपनी बात, हाँ जी, क्या डेल्टा और किस में डिफरेंस क्या है? अल्फा कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ? और पीछे? कहाँ अल्फा है? फॉरवर्ड जाना है यहाँ। हाँ, कहाँ अल्फा है? अल्फा कहीं नहीं है। ये डेल्टा एच, डेल्टा यू, पी डेल्टा वी, ये डी है डिफ्रेंसिएशन, डी एच डी यू पी डी वी। ठीक है, डेल्टा नहीं है, ये डी है डिफ्रेंसिएशन। छोटी वैल्यू होगी तो अच्छा, यहां तक की बात क्लियर हो गई। क्या टाइम हो गया, कहाँ जा रहे हो? क्या टाइम हो रहा है? टाइम जल्दी से बताओ। 45 हो गए। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ मैं। 1 मोल रियल गैस है, इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस फ्रॉम 2 लीटर टू बार 40 लीटर 300 केल्विन। यहां से इस गैस को हम लोग कहाँ तक पहुंचा रहे हैं? 4 बार तक पहुंचा रहे हैं। 30 लीटर ये है और 400 केल्विन आपका टेम्परेचर है। ठीक है। इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है आपका 20 किलो जूल, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। कल आप लोग करके बताएंगे मेरे को। फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच निकालना है आपको। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लगाना है आपको। ठीक है, या ऐसे भी लगा सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा पी वी। अब इसको लगा करके आपको ये सवाल निकालना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी बच्चा, बाय।